आज मैं आप लोगों को BA फर्स्ट ईयर फिजिकल साइंस के चैप्टर नेम जो कि है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, इसमें आपको जो आज टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी लेवल। इससे पहले मैंने आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की मीनिंग्स बताई थी और डेफिनीशन बताई थी कि एम्स मीन मतलब क्या होता है, यानी कि लक्ष्य या उद्देश्य क्या होते हैं, इसका क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा बताई थी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी लेवल। हिंदी में इसका मतलब है कि माध्यमिक स्तर के शिक्षण उद्देश्य क्या होते हैं, यानी फिजिकल साइंस के माध्यमिक स्तर के शिक्षण क्या हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इससे बताना शुरू करूं कि माध्यमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी लेवल, तो इसको हिंदी बोलेंगे माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। माध्यमिक स्तर के शिक्षण, इसके जो उद्देश्य हैं निम्न प्रकार के। सबसे पहले इसका ये जो मैं शिक्षण उद्देश्य बता रही हूँ, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि माध्यमिक स्तर पर भौतिक शिक्षण क्यों पढ़ाया जाता है, भौतिक विज्ञान को क्यों पढ़ाया जाता है, इसके क्या उद्देश्य। दरअसल छात्रों में भौतिक विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करानी होती है। भौतिक विज्ञान से संबंधित जो पूरा ब्रह्मांड है, इसकी रचना है, ये उसी से संबंधित है। हमारे आसपास की जितनी भी घटनाएं घट रही हैं वो उसको विज्ञान के रूप में सोच सके, ना कि किसी ऐसे लेवल पे जाके सोचे जो कि घटनाएं घट रही तो वो उसका होना अकारण ही है, कोई कारण है ये सोच सके। इसलिए तो इसीलिए माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण को शामिल क्यों किया गया, ये रीजंस हैं। ठीक है, सबसे पहले है छात्रों में पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति रुचि का विकास करना, यानी कि जो छात्रों को हम विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो उनमें पर्यावरण और प्रकृति के प्रति रुचि का विकास करें, क्योंकि हमारे पर्यावरण में जिस तरह से मनुष्यों के द्वारा इतना हस्तक्षेप बढ़ गया है तो उसकी वजह से कितना नुकसान पहुंच रहा है, तो छात्रों को उसके प्रति जागरूक करना, ताकि अगर आसपास ऐसी घटनाएं घट रही हैं, यानी कि अगर मैं छोटे लेवल पे बात करूं तो हमारे आसपास साफ सफाई बनाए रखना, पेड़ पौधों को काटना नहीं, छोटे छोटे नए नए पेड़ पौधे लगाना जो छात्र अपने लेवल पे कर सकते हैं, और जो कूड़ा करकट होता है उनकी सफाई करना, यूं ही कोई भी चीज़ खाकर उसका पैकेट ना फेंक देना, उसको कचरे के डिब्बे में डालना। तो ये छात्रों में क्या होगा, पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति रुचि का विकास करना होगा। दूसरा अगर मैं बात करूं भौतिक में प्रेक्षण खोजने और स्वयं करो की आदतों का विकास करना, यानी पहला तो ये हो गया कि भौतिक विज्ञान शिक्षण का क्या मतलब हो सकता है। दूसरा ये है भौतिक में प्रेक्षण खोजने और स्वयं करो की आदतों का विकास करना, यानी छात्रों में प्रेक्षण माने ऑब्जर्वेशन, उनको देखना, चीज़ों को देखना समझना, इस तरह का स्किल डेवलप कराना, खोजने करना, यानी चीज़ों को हर वक्त खोजते रहने की इच्छा जागृत कराना। स्वयं करो, यानी कोई भी कार्य उनको दिया जाता है तो स्वयं करो की आदत का विकास करना। इसके आगे अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है कि छात्रों में कलात्मक एवं आविष्कार करने की प्रकृति का विकास करना, यानी कि अगर छात्रों में कुछ कलात्मक और आविष्कार करने की प्रकृति का विकास होगा तो वो नई नई चीज़ों को हर वक्त खोजते रहेंगे। ठीक है, अगला है वैज्ञानिक तथ्यों के उपयोग की क्षमता का विकास करना, वैज्ञानिक तथ्यों के उपयोग की क्षमता का विकास करना। इसी के आगे है छात्रों में तथ्यों को समझने की बुद्धि का विकास करना, यानी कि आप सबको पता हो कि बच्चों में इस तरह का स्किल डेवलप किया जाए कि जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, यानी कि साइंटिफिक लॉजिक हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो बिजली गिरती है, बिजली क्यों गिरती, अगर देखा जाए तो लोग उसको अकारण ही पहले तो ऐसे ही समझते थे। मैंने आपको एग्जाम्पल भी इससे पहले बताया था कि पहले लोग यही समझते थे कि बिजली गिर रही है तो कोई दैवीय आपदा है, कुछ ऐसा भगवान का प्रकोप है या कुछ ऐसा। लेकिन ऐसा फिर जब लोग विज्ञान के प्रति जागरूक हुए, विज्ञान को उन्होंने पढ़ा, तब उन्हें समझ में आया कि बिजली का गिरना दरअसल कोई दैवीय आपदा नहीं है, एक साइंटिफिक रीज़न है कि क्यों बिजली गिर रही है। ठीक है, इसी के आगे है नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्रों समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके द्वारा हल करने का विकास। कोई भी ऐसी समस्या
अगर आप भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपके आसपास आने वाली जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को वैज्ञानिक विधि के तौर पे, यानी कि एक ऐसा लॉजिक बेस्ड समस्याओं का समाधान करने का स्किल डेवलप कराना, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसी के आगे भौतिकी को सामाजिक उपयोग समझना। अगर आप जानते हो कि आप कोई भी चीज़ का, बस किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं तो उसको भौतिकी से जोड़ दें तो उस वस्तु का उपयोग और ज़्यादा बढ़ जाता है, या विज्ञान से जोड़कर देखें तो उस वस्तु का उपयोग और भी बढ़ जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो आप जो भी खाना खाते हैं तो उस खाने में सभी तरह के पोषक तत्व होना बहुत आवश्यक है। जैसे अगर सिंपली आप देखें, जो हर भोजन की एक थाली में होता है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, दही, सलाद, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें इन सारी चीज़ों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की, यहाँ पे मैं गुड कोलेस्ट्रॉल की बात कर रही हूँ, बैड कोलेस्ट्रॉल की नहीं। साथ ही साथ मिनरल्स, आयरन्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें हमारी थाली में समाहित होती हैं। इसका मतलब जो भी खाना हम खा रहे हैं, तो अगर आप साइंटिफिक तौर पे देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिले तो आपकी बॉडी पूर्ण रूप से स्वस्थ होगी। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज़ की कमी होती है तो उसका असर सीधा आप पे पड़ेगा। तो ये अगर आप जो भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं साइंटिफिक वे में अगर सोचते हैं तो आपको सब कुछ पता होगा, लेकिन अगर आप इलॉजिकल बेस पे सोच रहे हैं तो उसका नुकसान भी आपको ही मिलता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कि भौतिकी से संबंधित शौक एवं खाली समय में इससे संबंधित क्रियाओं को करने का विकास करना, यानी छात्र को जो खाली समय होता है उसमें उस समय का कैसे उपयोग करना। तो अगर उनके पास साइंस से रिलेटेड जानकारियाँ होंगी तो वो उनमें कोई ना कोई खोज या कोई ना कोई आविष्कार करने में या किसी न किसी चीज़ में वो बिजी ही रखेंगे अपने आप को। साथ ही साथ हमारी जीवन शैली पर विज्ञान के प्रभाव की जानकारी विकसित कराना। हमारी जो लाइफ स्टाइल है अगर साइंस से रिलेटेड होगी ना, तो हमें पता है कि अगर कोई भी इंसान जो कार्य कर रहा है तो वो अगर सडनली बैठ जाए तो उसकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे बदलाव आने लगे, यानी कि कोई कार्य नहीं कर रहा है, बैठा रह रहा है तो बॉडी का वेट बढ़ रहा है, बॉडी मास बढ़ रहा है, कई सारी बीमारियां लग रही है। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न है ना, उसको समझ में आना चाहिए कि जितना ज़्यादा आप वर्क करते हो बॉडी को जब रिलैक्स का टाइम मिलता है, रिलैक्स कीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, साइंटिफिक बेस पे है। अब आप इसको ऐसे नहीं लेंगे तो उस चीज़ का बैड इफेक्ट आपकी बॉडी पर ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक तथा उनकी खोजों की कहानियां सुनकर बालकों को भौतिक की ओर प्रेरित करना। छात्रों में ज्ञान प्राप्ति, तर्कपूर्ण चिंतन, निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। तो ये सारे शिक्षण उद्देश्य थे जो मैंने आपको बताए। अब मैं तो शिक्षण उद्देश्य के प्रकार, जितना इम्पोर्टेंट ये शिक्षण उद्देश्य है उतना ही इम्पोर्टेंट शिक्षण उद्देश्य के प्रकार है। अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सामान्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, या फिर ना सिर्फ सामान्य उद्देश्य विशिष्ट लिख देंगे, जी ऑब्जेक्टिव और एस ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, यहाँ तक कि ये जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक नहीं लिखेंगे, इसका सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही लिख देंगे, जी ऑब्जेक्टिव्स और एस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। वैसे तो ये बहुत ही ईजी है, लेकिन फिर भी एक बार आपको मैं समझा देती हूँ कि जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। इस विशिष्ट उद्देश्य को सामान्य उद्देश्य की हम बात करें तो यहाँ पे सामान्य उद्देश्य, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य को संक्षेप में लक्ष्य भी कहा जाता है। ये शिक्षण कार्य से पूर्णतः संबंधित होते हैं तथा इनका कार्य क्षेत्र भी विस्तृत होता है। इनकी सफलता प्रत्यक्ष रूप से समाज और स्कूल के शैक्षिक वातावरण से निर्भर करता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सामान्य उद्देश्य का, कि सामान्य उद्देश्य को हम लक्ष्य भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, उद्देश्य और लक्ष्य की परिभाषा है या इसका अर्थ क्या होता है। उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करना पड़ता है, तब जाके हम कहीं लक्ष्य तक, उद्देश्य तक पहुंच पाते। तो सामान्य उद्देश्य क्या है हमारे, वो छोटे छोटे लक्ष्य हैं। ये जो उद्देश्य हैं, सामान्य उद्देश्य, ये जनरली हमारी शिक्षण प्रणाली से संबंधित होते हैं। जैसे ये जो हमारी शिक्षा, हमारे आसपास का वातावरण,
आस पड़ोस का वातावरण, हमारी मित्र मंडली और हमारे विद्यालय, इन पर निर्भर करता है। तो ये हमारा सामान्य उद्देश्य हो गया कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हमें हमारे विद्यालय से हो सकती है या हमारे वातावरण से प्राप्त हो सकती है, इसी पे ही निर्भर करता है। अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें इसका सामान्य उद्देश्य का, तो इसमें है बालक को तर्क शक्ति का विकास करना। आप जो भी कार्य दे रहे हैं, जैसे आप सभी छात्र अपने आसपास के वातावरण में जो मित्र मंडली होती है, बहुत नए नए तरह के खेल खेलते हैं, नए नए तरह के गेम जो भी खेलते हैं, तो उसमें उनकी तर्क शक्ति का विकास होता है। अगर कोई बूझो पहेली वगैरह है, ये सारी चीज़ें से उनकी तर्क शक्ति पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसी के आगे है विज्ञान की विभिन्न समस्याओं का आलोचनात्मक चिंतन करना। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो विद्यार्थियों के जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन करना, विद्यार्थी में सृजनात्मक सोच का विकास करना, और इसके आगे है परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना। हमेशा शिक्षा की पद्धति में जब भी चेंजमेंट करने की आवश्यकता है तो अवश्य ही करें। एक पुराने ढर्रे से चली आई प्रणाली में अगर आप थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं तो उससे न सिर्फ विद्यार्थियों को समझने में आसानी होगी बल्कि शिक्षण प्रणाली और बेहतर होगी। इसीलिए जब आवश्यकता हो तो शिक्षण प्रणाली में जरूर चेंजमेंट करनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट है आपके विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या है, विशिष्ट उद्देश्य का स्वरूप संकुचित होता है। ये पाठ्य वस्तुओं के प्रत्ययों और सिद्धांतों तक ही सीमित होता है। इनका प्रयोग शिक्षण कार्यों के अतिरिक्त छात्रों के बौद्धिक मूल्यांकन के लिए भी किया जाता है। ये जो हमारा सामान्य उद्देश्य है और विशेष उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य में क्या है कि इसकी जो सोच है वो असीमित है, यानी कि आप जो भी कुछ सीख रहे हैं, विद्यालय से सीख रहे हैं, वातावरण से सीख रहे हैं, लोगों से सीख रहे हैं, लेकिन जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य है इसकी जो सीखने की क्षमता है वो लिमिटेड है, सीमित है, यानी कि आप नियमों, सिद्धांतों और उदाहरण से सीख रहे हैं, आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य। अगर मैं इसके एग्जाम्पल बताऊं तो एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे कि अगर इसमें आपको बौद्धिक मूल्यांकन ही शामिल हो सकता है, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस की प्रकृति का अध्ययन करना। ये आप हमेशा से कि ठोस पदार्थ क्या है, ठोस, द्रव, गैस, ये आप हमेशा से अध्ययन कर रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं इंक्लूड हो रहा है। दूसरा है विद्युत, चुंबक व उत्तोलक आदि का अध्ययन करना। नेक्स्ट अगर इसमें धातु गर्म होने पर फैल जाती है, बालक द्वारा किसी विशेष चित्र की पहचान करना, तो ये बनी बनाए उन चीज़ों को ही अध्ययन करना, उन चीज़ों को ही समझना, और उसके बाद में फिर आपका बौद्धिक मूल्यांकन ये किया जाता है कि आपने उन चीज़ों को देखा, समझा और उससे क्या क्या चीज़ें ग्रहण की हैं, क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आए। यानी कि विशिष्ट उद्देश्य हमारा लिमिटेड है, जो आप देख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, बस उतना ही पता है। लेकिन जो हमारा सामान्य उद्देश्य है उसका जो क्षेत्र है वो अनलिमिटेड है, यानी असीमित है। आप हर जगह से जो भी नॉलेज मिल रही है आपको अपने काम की, वो आप समेट रहे हो, विद्यालय हो, वातावरण हो या हमारी मित्र मंडली हो। तो आज आप लोगों को मैंने ये बताया कि माध्यमिक स्तर पर क्यों शिक्षण विज्ञान शिक्षण को शामिल किया गया, उसमें छात्रों के लिए क्या लाभदायक चीज़ें थी, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि शिक्षण उद्देश्यों के प्रकार क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे बताऊँगी। थैंक यू।